गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पीछे जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज है ना बेटा, उनके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। पेज नंबर 8.29, क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा। ऑन 1st April 11 इन MK लिमिटेड्स अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC HFC, बेटा अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो DRR भी मेंटेन करना है और बेटा DRR इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदनी है। 9% डिबेंचर्स अपेयर्ड विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 50 lakh divided into 50,000 fully paid debentures of 100 each issued at par. Interest on debentures was paid half yearly on 30th September and 31st March every year. On 31st May 11, the company purchased 8,000 debentures of its own at 98x interest per debenture. On the same day, it cancelled the debentures acquired. You are required to prepare necessary ledger accounts excluding bank account. तो बेटा आपको लेजर अकाउंट्स बनाने को कहा है नेसेसरी, तो मेन लेजर अकाउंट्स बेटा बनाएंगे अपने पास। आओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। सबसे पहले तो एक बना लो 9% डिबेंचर्स अकाउंट। सबसे पहले तो बना लो 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटे, सबसे पहले तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट। फिर बेटा इसके बाद बनाओ एक DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। DRR अकाउंट। एक बनाओ बेटा DRR इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। एक DRR इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक बना लो बेटा ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ओन डिबेंचर्स का, ओन डिबेंचर्स का केस है बेटा ओन डिबेंचर्स अकाउंट। और याद रखना बेटा, ओन डिबेंचर्स में जो अकाउंट कॉलम्स बनेंगे वो जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर में बनाते थे बेटा वैसे बनेंगे। कितने? 10 कॉलम्स बनेंगे, अभी बनाते हैं। और एक बना लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट बना लो। ये 5 अकाउंट्स बेटा बना लो। अच्छा, ओन डिबेंचर्स अकाउंट में 10 कॉलम्स बनाना। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। ऐसे डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, बना लो। फिर करना शुरू करते हैं। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस बताओ बेटा, कौन सी डेट को दे रखा है? 1st April 11 को। डिबेंचर्स का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 50 लाख। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा, आप मुझे एक बात बताना जरा, आपको ना बच्चे DRR का कोई ओपनिंग बैलेंस बेटा नहीं दे रखा है। इवन DRR इन्वेस्टमेंट्स का भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है। तो पहले मुझे बताओ बेटा, एडिक्वेसी ऑफ DRR आप चेक करोगे। DRR बेटा कितना मेंटेन करना है? 10%। तो 50 लाख के डिबेंचर्स है ना, उसका 10% बेटा DRR क्रिएट करो 1st April 11 को। क्या एंट्री बनाओगे DRR क्रिएट करने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR बाय PL। 50 लाख का 10%, 5 लाख रुपए का DRR। और बेटा DRR इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदो 1st April 11 को। कितने की? 15% की। तो 50 लाख का 15% टू बैंक। कितना? 7.5 लाख रुपए। लो बेटा, कॉपी करो इसे। मैंने DRR में पैसा ट्रांसफर कर दिया और DRR बेटा इन्वेस्टमेंट्स भी खरीद ली।
ठीक है, कॉपी करो बेटा। चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। एक काम करो बेटे, फोर्थ लास्ट लाइन पढ़ो। ऑन 31st May 11 कंपनी परचेज्ड 8,000 डिबेंचर्स ऑफ इट्स ओन एट 98x इंटरेस्ट पर डिबेंचर। तो 31 मई को बेटा आपने ओन डिबेंचर्स परचेज करे हैं, एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट? एक्स इंटरेस्ट। चलो बेटा वर्किंग नोट बनाओ। अमाउंट पेड, कितनी चीजें पे करोगे बेटे? दो चीजें। एक तो आप पे करोगे प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एक आप पे करोगे इंटरेस्ट। अच्छा, एक डिबेंचर खरीदा 98 का एक्स इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का प्राइस होगा तो 8,000 डिबेंचर्स। 98 इंटू 8,000 7,84,000। 7,84,000। अच्छा, इंटरेस्ट बेटा बताना 31 मई से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला है? 31 मार्च, अप्रैल, मई, 2 महीने का इंटरेस्ट हो गया बेटा। फेस वैल्यू पे निकालना। 8,000 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100, तो 8 लाख फेस वैल्यू, उस पे 9% का इंटरेस्ट है 2 मंथ्स का, तो 8 लाख पे 9% 2 मंथ्स का 12,000 रुपए का इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट पेड आ गया 7,96,000। ठीक है। अच्छा बेटा, ओन डिबेंचर्स खरीदने की एंट्री क्या करते हो बेटा? 31 मई को करोगे ना। ओन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक। अच्छा, कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे? 8 लाख नॉमिनल वैल्यू के। कॉस्ट 7,84,000, इंटरेस्ट 12,000 रुपए। बात समझ आई? ठीक है। अब बताओ बेटा, इसी डेट को 31 मई को और कौन सी एंट्री करोगे बेटा? कैंसिलेशन की करोगे ना। इन ओन डिबेंचर्स को क्या करोगे? कैंसिल। क्या एंट्री बनाते थे? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो यहां पर लिखना 31 मई को बाय डिबेंचर्स अकाउंट। कैंसिलेशन करो। 8 लाख नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट 7,84,000, इंटरेस्ट 0। कैंसिलेशन करो बेटा 31 मई को। क्या एंट्री करोगे? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स। कितने के ओन डिबेंचर्स? 7,84,000 के, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, डिबेंचर्स कैंसिल होते हैं फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू 8 लाख रुपए थी, माइनस 7,84,000 के ओन डिबेंचर्स, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 16,000 रुपए का आ गया। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 16,000 रुपीज। क्लियर हुआ बेटा सबको? कॉपी कर लो यहां तक। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात बेटा जो मैं कहूंगा वो बात ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। मुझे ना एक बात बताओ, आपके पास 50 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, जिसमें से बेटा 8 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स तो हो गए रिडीम। कैंसिलेशन मतलब रिडेम्पशन। तो 50 लाख में से 8 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हो गए रिडीम। तो बेटा एक काम करो, आप एक काम करो, पहले मेरे को एक बार बताओ बेटा दोबारा से, बच्चे कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स रिडीम हो गए हैं? 8 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स रिडीम हो गए। तो बेटा एक काम करो, आपने ये जो डीआरआर क्रिएट किया था बेटा, ये कितने डिबेंचर्स पे क्रिएट किया था? 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स पे 10%। 50 लाख में से 8 लाख के डिबेंचर्स तो हो गए रिडीम। अब जितने के डिबेंचर्स रिडीम हो गए ना, उतना प्रपोर्शनेट डीआरआर ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। मैंने आपको कहा था एक बार डिबेंचर्स रिडीम हो जाए तो डीआरआर ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में, लेकिन पूरा नहीं बेटा, प्रपोर्शनेट।
कहां पर ट्रांसफर कर दो, जनरल रिजर्व में। बेटा कितने के रिडीम हो गए, 8 लाख के रिडीम हो गए ना, तो 8 लाख पे प्रपोर्शनेटली कितना, 10%, 80,000 रुपए ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। इसकी जरूरत तो है नहीं अब, ठीक है। और सेम बेटा, सेम सेम सेम, आपने जो ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदी थी 50 लाख की, 50 लाख पे 15%, 7.5 लाख की इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदी थी, 8 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हो गए हैं बेटा, तो प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट्स बेच दो। प्रपोर्शनेट बेटा, सारी बेचने की जरूरत नहीं है अभी, प्रपोर्शनेट बेच दो बाय बैंक। 8 लाख पे कितना, प्रपोर्शनेट 15%, 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट्स मैंने बेच दी। तो बेटा प्रपोर्शनेट डीआरआर खत्म कर दिया, प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट्स बेच दी। बात समझ आई? कॉपी करो बेटा यहां तक। ये बेटा 31 मई का पूरा ट्रीटमेंट हो गया हमारा। अब बताओ 31 मई के बाद अगली डेट कौन सी है? अगली डेट है 30 सितंबर। बेटा इंटरेस्ट डेट पे करेंगे, इंटरेस्ट 30 सितंबर 11। ठीक है बेटा, मैं ड्यू नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा एक बात बताओगे, आपके पास 50 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे ना, जिसमें से 8 लाख फेस वैल्यू के तो रिडीम हो गए, तो बचे 42 लाख के। 42 लाख पे 9% 6 मंथ्स का, 1,89,000 रुपीज का इंटरेस्ट। 42 लाख पे 9% 6 मंथ्स का, 1,89,000 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है बेटा। अच्छा फिर बेटा 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट पे कर दो, 31 मार्च 12 को इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, उतना ही आ जाएगा बेटा। 42 लाख पे 9% 6 मंथ्स का, 1,89,000। ठीक है बेटे, बस 31 मार्च को बुक्स को क्लोज कर लेते हैं बेटा, हो गया ट्रीटमेंट। करो 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन 42 लाख डिबेंचर्स का। अच्छा डीआरआर का 31 मार्च को टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,20,000। आप एक बात नोटिस करना बेटा, जितने के डिबेंचर्स बचे हैं ना, उतना प्रपोर्शनेट डीआरआर मेरे पास बचा हुआ है। 42 लाख के डिबेंचर्स पे 10%, 4,20,000 का प्रपोर्शनेट डीआरआर मेरे पास बचा हुआ है। सेम बेटा इन्वेस्टमेंट्स को क्लोज करो 31 मार्च 12 को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने की इन्वेस्टमेंट्स बची? 6,30,000 रुपए की। चेक करो जितना प्रपोर्शनेट डिबेंचर्स मेरे पास बचे हैं 42 लाख, उतना बेटा प्रपोर्शनेट डीआरआर 15% का मेरे पास, डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स 15% की पड़ी है बेटा मेरे पास, 42 लाख का 15%। ठीक है। अच्छा ओन डिबेंचर अकाउंट में ना बेटा बाय साइड पे इंटरेस्ट बच रहा है कितने रुपए का? 12,000 रुपए का बच रहा है ना बेटा, ये वाला इंटरेस्ट बाय साइड पे बच रहा है 12,000 का। एक काम करो बेटा, यहां तो इस इंटरेस्ट को पहले इस इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, फिर पूरा पीएल में चला जाए, या यहीं से आप बाय पीएल कर दो। ठीक है। और 31 मार्च 12 को इसको भी क्लोज करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को बाय पीएल 3,78,000। ठीक है बच्चे, लो ये आपका बेटा ट्रीटमेंट हो गया क्वेश्चन का। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ। तो जैसे जैसे प्रपोर्शनेट डिबेंचर्स रिडीम होते जाएंगे बेटा, वैसे प्रपोर्शनेट डीआरआर खत्म करते जाना, वैसे ही प्रपोर्शनेट डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स भी मार्केट में बेचते जाना।
जैसे जैसे डिबेंचर्स रिडीम होते जाएंगे वैसे वैसे डीआरआर भी ख़त्म करते जाना, वैसे वैसे डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स भी बेचते जाना। बेटे करते हैं एक और क्वेश्चन, मुझे कॉपी कर लो पहले से। करें बेटा एक और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, YZ Limited, an unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC, बेटा other unlisted company है फिर से, had 16,012% debentures of 100 each outstanding on 1st April 11, redeemable on 31st March 12. On 1st March 11, the following balances appeared in the books of accounts: investment in 2,000, 9% secured bonds of 100 each, DRR is 1 lakh, interest on investment is received yearly at the end of the financial year. ठीक है, फिर 2000 owned debentures were purchased on 31st March 2012 at an average price of 99 and cancelled on the same date. On 31st March 12, investments were realized at par and the debentures were redeemed. You are required to write up the following accounts for the year ended 31st March 2012. बेटा कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट्स। आओ 3 अकाउंट्स बनाने हैं बेटा सिंपल से। एक तो आपको बेटे बनाना है 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। फिर डीआरआर अकाउंट, और फिर डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। बस 3 अकाउंट्स बनाने थे बेटा आपको। चलो बना लो। इनके ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। 1 अप्रैल 11 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 डिबेंचर्स 100 के हिसाब से 16 लाख। ठीक है, फिर बेटा देखना आपके पास 1 अप्रैल को डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स हैं बेटा। 1 अप्रैल 11 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेटा कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं पढ़ना। 2009% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच, तो 2 लाख की डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स हैं और डीआरआर है 1 लाख। 1 अप्रैल 11 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख लिखो बेटा, फिर आगे करना शुरू करते हैं। करना शुरू करें बेटा। चलो सबसे पहले डीआरआर की बेटा एडिक्वेसी चेक करो। डीआरआर है 16 लाख रुपए का, सॉरी डिबेंचर्स है 16 लाख रुपए के। 16 लाख रुपए पे 10% 1,60,000 का डीआरआर होना चाहिए। 1 लाख रुपए का है, कितना और क्रिएट करना है? 60,000 रुपए करो। 1 अप्रैल 11 को बाय पीएल लो 60,000 का डीआरआर मैंने और क्रिएट कर दिया, हो गया 1,60,000। अब डीआरआर इन्वेस्टमेंट चेक करो। 16 लाख के डिबेंचर्स हैं, उस पे 15%, 2,40,000 की डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीद लो बेटा। कितनी और खरीदनी है बच्चे? 40,000 टू बैंक। मैंने 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स और खरीद ली। लो ये आपकी बेटा एडिक्वेसी हो गई। ठीक है,
बेटा अब कौन सा ट्रीटमेंट होना है, सीधे एक काम करो मेरे साथ साथ बेटे, अब ना बच्चे एक उन्होंने सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ना बेटा, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन। उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज रिसीव्ड ईयरली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, अगर आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स निकालोगे तो आपने 2009% सिक्योर्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे थे 100 के हिसाब से, तो 2000 बॉन्ड्स 100 के हिसाब से 2 लाख रुपए के, 2 लाख पे 9%, 18,000 रुपए का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। लेकिन बेटा आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो बैंक अकाउंट आपसे पूछा है, ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपसे पूछा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। सीधे थर्ड पैराग्राफ पे आओ, ओन डिबेंचर्स हमने परचेज करे हैं बेटा, वर्किंग नोट बनाओ, यहां पर लिखना अमाउंट पेड। कितनी चीजें पे करोगे, 2। एक तो पे करोगे प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा पे करोगे इंटरेस्ट। ठीक है, चलो बताओ, एक डिबेंचर खरीदा आपने 99, लेकिन बेटा ये नहीं लिखा हुआ है कि कम इंटरेस्ट खरीदा है या एक्स इंटरेस्ट खरीदा है, लिखा हुआ नहीं है ना बेटा, तो आप बेटा इसे ना एक्स इंटरेस्ट मान के कर लेना। ठीक है, बाकी कम इंटरेस्ट भी मानना चाहोगे तो मान लेना। उन्होंने एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से लिखा हुआ है तो मैं करा हुआ है तो मैं लिख रहा हूं यहां पर अज्यूम एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, एक्स इंटरेस्ट मान के कर लेना बेटे, उन्होंने एक्स इंटरेस्ट से किया हुआ है। ठीक है, तो एक डिबेंचर खरीदा 99 का, तो 2000 डिबेंचर्स, 1,98,000 की। ठीक है बेटा, क्लियर हो बेटा, कॉपी करो यहां तक। कॉपी कर बेटे, अच्छा बेटा एक बात और छोटी सी, एक प्रॉब्लम बेटा और है, उन्होंने आपको ना इंटरेस्ट डेट्स मेरे ख्याल से बच्चे नहीं दे रखी हैं। हाफ ईयरली है, ईयरली है। हाफ ईयरली है तो कौन सी इंटरेस्ट डेट्स हैं, 30 जून है, 31 दिसंबर है, 31 मार्च है, 30 सितंबर है, बेटा कुछ गिवन नहीं है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, मैं बेटा एक और अजम्पशन ले रहा हूं, ईयरली इंटरेस्ट है। क्या है बेटा, ईयरली, यानी हर साल 31 मार्च को इंटरेस्ट बेटा पे होता है। ठीक है, तो बेटा इंटरेस्ट निकाल लें, ईयरली निकालेंगे, 2 लाख फेस वैल्यू पे 12% है पूरे साल का, तो कितना आ गया बेटा, 24,000 रुपए का इंटरेस्ट है ना, 24,000 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन बेटा उसने आपको ना क्वेश्चन में ना तो ओन डिबेंचर अकाउंट बनाने को कहा है, ना इंटरेस्ट अकाउंट बनाने को कहा है, लेकिन हाँ कैंसलेशन का ट्रीटमेंट बेटा जरूर शो करना पड़ेगा आपको 1 अप्रैल 11 को। क्या एंट्री बनाते हो बेटा कैंसलेशन की, 12% डिबेंचर्स डेबिट टू ओन डिबेंचर्स, और क्या आएगा, टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। चलो बताओ ओन डिबेंचर्स कितने के हैं, 1,98,000 के ओन डिबेंचर्स हैं। अच्छा, फेस वैल्यू क्या थी बेटा इन ओन डिबेंचर्स की, 2 लाख, तो 2 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स कैंसिल हुए और 1,98,000 के ओन डिबेंचर्स कैंसिल हुए, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 2,000 रुपए। बात समझ आ गई, समझ आ रहा है बेटा सबको। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कितने के डिबेंचर्स बेटा आपने रिडीम करे, 2 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स रिडीम करे ना, तो आपको प्रोपोर्शनेटली बेटा, सॉरी ये 1 साल के एंड में होगा बेटा,
31 मार्च 12 साल के एंड में कितने के डिबेंचर्स रिडीम हुए बेटे? 2 लाख के ना। तो प्रपोर्शनेट डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। 2 लाख पे 10% प्रपोर्शनेट कितना? 20,000। और प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट्स भी बेच दो 31 मार्च 12 को बाय बैंक। 2 लाख का 15% 30,000 लो। मैंने प्रपोर्शनेट डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट्स बेच दी। पक्का? चलो अब बेटा सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। On 31st March 2012, investments were realized at par and debentures were redeemed. चलो बाकी डिबेंचर्स को भी रिडीम कर दो 31 मार्च 12 को। क्या एंट्री बनाओगे? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। कितने के बच गए? 14 लाख के डिबेंचर्स बच गए, उन्हें भी रिडीम करो। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बनाने को कहा नहीं था उसने, छोड़ो उसे। अच्छा बेटा अब तो सारे डिबेंचर्स रिडीम हो गए ना, वे सारे रिडीम हो गए। तो बचा हुआ डीआरआर भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो 1,40,000 बचा हुआ डीआरआर, और बची हुई इन्वेस्टमेंट्स भी बेच दो 31 मार्च 12। भाई जब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो गए तो इन्वेस्टमेंट्स रख के क्या करेंगे? बाय बैंक, उन्हें भी बेच दो 2,10,000 लो। सिंपल सा बेटा, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्लियर हुआ बेटा सबको? कॉपी करो। बेटा दोनों क्वेश्चंस हुए। फिर बेटा एक और करते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कराऊंगा बेटा आपको। चलो आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Libra Limited recently made a public issue in respect of which the following information is available. Number of partly convertible debentures issued 2 lakh, face value and issue price 100 per debenture. Convertible portion per debenture is 60%. Date of conversion on expiry of 6 months from the date of closing of issue. Date of closure of subscription list 1st May 2011. Date of allotment 1st June. Rate of interest on debentures is 15%. Payable from the date of allotment. Value of equity shares for the purpose of conversion 60, face value 10. Underwriting commission 2%. Number of debentures applied 1,50,000. Interest is payable half yearly on 30th September and 31st March. Write relevant journal entries for all transactions arising out of the above, including cash and bank transactions. ठीक है बेटे, चलो आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आओ मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल एंट्रीज करनी है बच्चे। हेडिंग लिखना, जर्नल एंट्रीज। चलो मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से सुननी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक काम करो बेटा, पहले मुझे ना ए पॉइंट पढ़ के बताओ। ए पॉइंट बेटा, कंपनी ने कितने डिबेंचर्स बचे इशू करे? 2 लाख डिबेंचर इशू करे। अच्छा अब एक बात और बताओ, ई पॉइंट पढ़ के उसमें से पब्लिक ने अप्लाई कितने करे बेटा? 1,50,000। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, पहली एंट्री ध्यान से सुनो। अच्छा चलो 2 मिनट, एक बात और बताओ पहले। सी पॉइंट, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या है बेटा? 1 मई 11। अब सुनो बेटा, सबसे पहली एंट्री जो आप करोगे ना बेटा वो है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सबसे पहले बेटे क्या एंट्री करते हो?
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कि बेटा एक डिबेंचर का इशू प्राइस कितना है, ए पॉइंट पढ़ के बताना बेटे। एक डिबेंचर का इशू प्राइस 100 है और बेटा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं पूरा 100 कंपनी किस पे मंगवा रही है, एप्लीकेशन पे। तो एक डिबेंचर पे 100 रुपए का एप्लीकेशन मनी, तो 1.5 लाख डिबेंचर पे बेटा यह आ जाएगा 1 करोड़ 50 लाख का एप्लीकेशन मनी, 1 करोड़ 50 लाख का एप्लीकेशन मनी। ठीक है, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लो बेटा एप्लीकेशन मनी क्या हो गया, रिसीव हो गया। आपको कॉपी करते रहो बेटा यहां तक। बेटा अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सेकेंड एंट्री कौन सी करते थे आप? फिर आप इन डिबेंचर्स को अलॉट भी तो करते थे। डेट ऑफ अलॉटमेंट बेटा क्या है? डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून। तो 1 जून 11 को आप ये डिबेंचर्स क्या करोगे, अलॉट, और उस दिन एंट्री बनाओगे डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं बच्चे? इंटरेस्ट है 15% का बेटा, सी पॉइंट में दे रखा है, तो 215% डिबेंचर्स अकाउंट। लो बेटा ये आपके डिबेंचर्स क्या हो गए, अलॉट। नरेशन बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। ठीक है बेटा, लो अब ध्यान से सुनना बेटा, अब एक नई बात डिस्कस करेंगे। देखो बेटा बच्चे पता है क्या, ये जो कंपनी थी ना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, जो कंपनी थी, कंपनी ने बेटा क्या कर रखा था, कंपनी ने अपने इशू को क्या करवा रखा था बेटा, अंडर राइट। सर आपको कैसे पता चला कि कंपनी ने इशू को अंडर राइट करवा रखा था? डी पॉइंट में बेटा अंडर राइटिंग कमीशन दे रखी है 2% की। अब समझो बेटा, ध्यान से सुनो, अब एक बात सुनो बेटा, व्हाट इज अंडर राइटिंग? बेटा अंडर राइटिंग इज एन अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग इज एन अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड अंडरराइटर्स। इस अग्रीमेंट में बेटा अंडरराइटर्स जो होते हैं ना, वो कंपनी से क्या कहते हैं, जितने डिबेंचर्स पब्लिक ने खरीद लिए वेल एंड गुड, जो डिबेंचर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे वो हम खरीदेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने कितने डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करे थे? 2 लाख, जिसमें से पब्लिक ने खरीदे सिर्फ 1.5 लाख। तो जो पब्लिक ने खरीद लिए वेल एंड गुड, बचे हुए 50,000 डिबेंचर्स बेटा कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स। और एक डिबेंचर है 100 रुपए का। बात समझ आई बेटा? इसके बदले वो बेटे कंपनी से क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। और कितनी कमीशन है? 2%। अभी सुनना बेटा मेरी बात, काम खत्म नहीं हुआ है बेटा। इसी डेट को ना 1 जून 11 को, मेरी बात सुनना बेटा। बेटा आप ना पहले एक बार बताओ मुझे, 2 लाख शेयर्स का, 2 लाख डिबेंचर्स का इश्यू था, जिसमें से पब्लिक ने 1.5 लाख डिबेंचर्स तो पब्लिक ने खरीद लिए, बचे 50,000। तो 50,000 डिबेंचर्स किसको खरीदने पड़ेंगे? अंडरराइटर को। एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो 50,000 डिबेंचर बेटा 50 लाख रुपीस देने हैं अंडरराइटर्स ने। लेकिन मेरी बात सुनना बेटा, आप ना अंडरराइटर्स से पैसा सीधे रिसीव नहीं करोगे, पहले आप अंडरराइटर्स को ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे। बात समझ आई? चलो पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे बेटा, सुनना।
मुझे एक बात बताओ, मैं कंपनी हूं बेटा, मैंने अंडरराइटर्स से पैसा लेना है, तो अंडरराइटर्स मेरे डेटर बन गए ना, पैसा लेना है, तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट। बेटा कितना लेना है? 50 लाख रुपए। और बदले में बताओ आपने उनको क्या इश्यू करा? 15% डिबेंचर्स। बदले में आपने इश्यू करे 15% डिबेंचर्स 50 लाख के। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स। लो बेटा, इतना अमाउंट अंडरराइटर्स से क्या हो गया? ड्यू। फोर्थ, अभी बेटा 1 जून को ही कर रहे हैं, अभी 1 जून 11। सुनना मेरी बातें बेटा बहुत ध्यान से। बेटा अब एक बात बताओ, अंडरराइटर्स ने कंपनी के बिहाफ पे इतना बड़ा रिस्क बेयर किया है बेटा। किस बात का रिस्क? सोचो, अगर पब्लिक एक डिबेंचर भी ना खरीदती तो सारे के सारे 2 लाख डिबेंचर किसको खरीदने पड़ते बेटा? अंडरराइटर्स को। तो रिस्क है या नहीं? बिल्कुल है बेटा। इसी रिस्क को बेयर करने के लिए वो कंपनी से बेटा क्या ले रहे हैं? कमीशन। तो बेटा कंपनी के लिए कमीशन क्या बनती है? एक्सपेंस। बीइंग एन एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन होगी डेबिट। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। 2, बेटा सीधे कमीशन पे करने की एंट्री नहीं करनी है, पहले ड्यू करना है फिर पे करना है। और ये कमीशन किसको देनी है? अंडरराइटर्स को। निकालें बेटे कमीशन। बेटा बताना कितने परसेंट है कमीशन? 2%। और एक बात याद रखना बेटा, 2% किसका? हमेशा इशू प्राइस का। और बेटा इशू प्राइस 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे 2%, 2 रुपए की कमीशन एक डिबेंचर पे इनटू, ये सुनना बेटा ध्यान से, सोच के बताओगे, उन्हें कमीशन 2 लाख डिबेंचर्स पे मिलेगी या उन्हें कमीशन 50,000 डिबेंचर्स पे मिलेगी जो उन्होंने खरीदे हैं बेटा? याद रखना बेटा, उन्हें कमीशन 2 लाख पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क बेटा 2 लाख का था। अगर पब्लिक एक भी ना खरीदती तो सारे के सारे 2 लाख बेटा किसको खरीदने पड़ते? अंडरराइटर्स को। तो क्योंकि मेरा रिस्क 2 लाख का है तो मैं कमीशन बेटा 2 लाख पे लूंगा, 2 लाख डिबेंचर्स पे। तो एक पे 2 रुपए, तो 2 लाख पे बेटा 4 लाख रुपए की कमीशन। नरेशन लिखना, बीइंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स, बीइंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स। ठीक है बच्चे, ये कमीशन की एंट्री होगी। अब सुनना मेरी बात, अब आप सोचोगे कि सर आपने ये ड्यू की एंट्रीज हमें क्यों बनवाई? सीधे पे करने की और रिसीव करने की बना देते। बेटा लॉजिक है उसके पीछे, सुनो बेटा एक बात बताओ, मैं कंपनी हूं, मैंने अंडरराइटर से लेना कितना है? 50 लाख, और मैंने अंडरराइटर्स को देना कितना है? 4 लाख। तो 50 लेना है और 4 देना है, तो नेट 46 लाख हम अंडरराइटर्स से क्या कर लेंगे? रिसीव। तो अगली एंट्री 1 जून 11 को बनेगी नेट अमाउंट रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। बेटा नेट कितना अमाउंट रिसीव होगा? 46 लाख। नेट 46 लाख बेटा क्या हो गया? रिसीव। ठीक है। नरेशन, बीइंग नेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम
underwriters being net amount received from underwriters। ये बताओ बेटा, समझ आया? अंडरराइटिंग का बेटा हमने पूरा ट्रीटमेंट करा है, कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। क्लियर हुआ बेटा अंडरराइटिंग का सारा केस? आ जाओ मेरे साथ साथ 6th पॉइंट। बेटा अभी ना 1 जून 11 को ही बेटा एक ट्रीटमेंट और है, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या ट्रीटमेंट है बेटा? बेटा अब ना एक बार जरा क्वेश्चन देखोगे बेटा मेरे साथ साथ। बेटा एक बात बताओ, वो डीआरआर क्रिएट करना और डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स परचेज करना, वो भी तो करना है ना बेटा। अब एक बात और है बेटा सोचने वाली, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि जो लिब्रा लिमिटेड है वो एक लिस्टेड कंपनी है या वो एक अनलिस्टेड कंपनी है? कुछ लिखा है बेटा? लिखा तो नहीं है, लेकिन हाँ लिब्रा लिमिटेड पब्लिक इशू कर रही है बेटा। तो पब्लिक इशू तो लिस्टेड कंपनी ही कर सकती है। तो बेटा लिब्रा लिमिटेड को हम क्या कह रहे हैं बेटा? एक लिस्टेड कंपनी, ठीक है। और बेटा अगर आपको लिस्टेड कंपनी के केस में याद हो ना, तो लिस्टेड कंपनी को डीआरआर मेंटेन नहीं करना पड़ता है, लेकिन उन्हें डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी पड़ती हैं बेटा। तो याद रखना लिब्रा लिमिटेड को हम लिस्टेड कंपनी मान के चलेंगे क्योंकि पब्लिक इशू कर रही है। तो डीआरआर तो इन्हें क्रिएट नहीं करना होता, लेकिन डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स इन्हें खरीदनी होती है, ठीक है। चलो बेटा, अच्छा वैसे मैं एक बात आपको बताऊं, वैसे बेटा इन्वेस्टमेंट्स आपको 30 अप्रैल से पहले खरीदनी होती है, लेकिन बेटा इस केस में 30 अप्रैल तक खरीद नहीं सकते क्योंकि डिबेंचर्स इशू ही बाद में करे। अब जब डिबेंचर्स अलॉट ही बाद में करे तो 30 अप्रैल तक बेटा इन्वेस्टमेंट्स कैसे खरीद लोगे? आपने 1 जून को डिबेंचर्स अलॉट करे हैं, तो बेटा मैं 30 अप्रैल तक तो इन्वेस्टमेंट्स खरीद ही नहीं सकता ना, इसलिए मैं 1 अप्रैल को ही इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहा हूं। तो डेट पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना बेटा। क्या एंट्री होगी? डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सुनना बेटा ध्यान से, टू बैंक। अभी ना बेटा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरी बात सुन लेना। अभी बेटा कितने डिबेंचर्स थे? 2 लाख। सुना बेटा, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, 2 लाख में से ना 2 लाख में से 60% तो कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा इनटू शेयर्स। तो बेटा बताओ 2 लाख का बेटा 60% कितना हुआ? 1,20,000 डिबेंचर्स तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स खरीद के करोगे क्या? बात समझो बेटा, मैं इन्वेस्टमेंट्स क्यों खरीदता हूं? ताकि कल को जब डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए, पैसे की कमी ना हो। अब बेटा जो डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, जिनको पे करना ही नहीं है कैश में, बात समझो ना, इन 1,20,000 डिबेंचर्स को तो कैश देना ही नहीं है, इनको तो बेटा क्या देने हैं? शेयर्स देने हैं। अब बताओ जिनको कैश ही नहीं देना है उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स खरीद के करेंगे क्या? तो बताओगे बेटा इन्वेस्टमेंट्स कितने के लिए खरीदोगे? बचे हुए 40% के लिए आप क्या खरीदोगे? इन्वेस्टमेंट्स। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कितने डिबेंचर्स थे? 2 लाख। 2 लाख में से 60% तो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू शेयर्स, तो उसके लिए तो आप डिबेंचर्स खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं है। तो बचे हुए कितने परसेंट के लिए खरीदोगे बेटा? हाँ 40% के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। तो 2 लाख का 40% 80,000 डिबेंचर्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी पड़ेंगी। फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 80,000 इंटू 100 80 लाख, ठीक है, उसका 15% बेटा, तो 12 लाख रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट्स बचे खरीदनी पड़ेंगी। भाई हम इन्वेस्टमेंट्स क्यों खरीदते हैं?
ताकि डिबेंचर्स को जब रिडीम करने का समय आए तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना हो। और जो 60% है उन्हें तो कैश देना ही नहीं है। अब जब कैश देना नहीं है तो कैश का प्रोविजन क्यों बना रहे हो? 40% का प्रोविजन बनाओ ना। बीइंग DRR, इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड। पहले बताओ बेटा ये बात समझ आई? और क्योंकि बच्चे लिस्टेड कंपनी का केस है तो DRR की जरूरत नहीं है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की बेटा कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मेंटेन नहीं करना होता है। बताओ बेटा इंपॉर्टेंट एंट्रीज करी हैं। चलो अब आते हैं इंटरेस्ट की डेट पे। बेटा इंटरेस्ट की डेट क्या क्या है? हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर। चलो 30th सितंबर को बेटा इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। 30th सितंबर 11। बेटा ड्यू करने की एंट्री बनाना चाहोगे तो बना लेना, नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान से बेटा कितने रुपए के डिबेंचर्स थे अभी फिलहाल? याद रखना कन्वर्ट अभी नहीं हो रहे हैं, कन्वर्ट बाद में होंगे, अभी हमने कन्वर्जन का ट्रीटमेंट नहीं करा है। 2 लाख डिबेंचर हैं फिलहाल। तो फेस वैल्यू एक डिबेंचर की 100 रुपए, तो 2 करोड़ के डिबेंचर हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है इनटू, याद रखना बेटा इंटरेस्ट कौन सी डेट से मिलना शुरू होगा इन्हें? अलॉटमेंट की डेट से, 1 जून से। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का इंटरेस्ट। 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट चेक करना बेटा, 2 करोड़ पे 15%, 4 महीने का 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट। बीइंग इंटरेस्ट पेड। लो बेटा चलो अब करते हैं कन्वर्जन का ट्रीटमेंट। 8th पॉइंट देखो बेटा, कन्वर्जन का ट्रीटमेंट ध्यान से। बेटा कन्वर्जन कौन सी डेट को हो रहा है, जरा डेट पे ध्यान देना। डेट ऑफ कन्वर्जन है ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू है 1 मई। तो बेटा 1 मई 11 प्लस 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 नवंबर 11, है ना। तो बेटा करो जरा एंट्री। इनफैक्ट बेटा एंट्री 31 अक्टूबर की आएगी ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स तो 31 अक्टूबर को खत्म हो रहे हैं ना। 1 मई से 6 मंथ्स बेटा 1 को थोड़ी ना खत्म होंगे। 1 मई से 6 मंथ्स 31 को खत्म होंगे ना। 1 से 31 मंथ चलेगा ना बेटा। ईयर शुरू कब होता है बेटा? 1 जन, और नेक्स्ट ईयर कब शुरू होता है? 1 जन। तो ईयर खत्म कब होता है बेटा? 31 दिसंबर को होगा ना। तो 1 जन से 31 दिसंबर होता है। चलो कन्वर्जन करो बेटा। 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। पहले मुझे बताओ कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं? 60%। तो 2 लाख डिबेंचर थे, उसका 60%, 1,20,000 डिबेंचर, फेस वैल्यू 100, तो 1 करोड़ 20 लाख के डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? इक्विटी शेयर्स में। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। नोटिस करना बेटा, बेटा सी पॉइंट पढ़ना। 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर 60 रुपीज का इश्यू हो रहा है। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए देना है आपने। 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर 60 रुपए का इश्यू हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 2 लाख शेयर्स आ जाएंगे आपके। नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख आ जाएंगे। 2 लाख शेयर्स फेस वैल्यू 20 लाख। प्रीमियम कितना आएगा? 10 रुपए का शेयर 60 रुपए पे इश्यू हो रहा है, 50 रुपए के प्रीमियम पे। तो 1 करोड़ का प्रीमियम आ गया। नरेशन बीइंग डिबेंचर्स कन्वर्टेड
इनटू इक्विटी शेयर्स। लो बेटा कॉपी करो इसे, ठीक है बेटा। चलो अब हम करेंगे बच्चे 9th एंट्री इंटरेस्ट की, फिर से इंटरेस्ट की। बेटा अगली इंटरेस्ट डेट बताओ क्या है? 31 मार्च 2012। अब ये ध्यान से करना है बेटा इंटरेस्ट जरा। 31 मार्च 2012 एंट्री बनाओ, क्या बनाओगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा इंटरेस्ट ध्यान से, जरा ध्यान से बेटा। अच्छा अब सुनना, मैं जो कहूंगा सुनना बेटा। पहले मुझे ये बताओ बच्चे, ये 1,20,000 डिबेंचर्स ये बेटा कब कन्वर्ट हुए हैं? 31 अक्टूबर को कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। मुझे बताओ इन 1,20,000 डिबेंचर्स पे जो कन्वर्ट हुए हैं बेटा, इन पे जस्ट पिछला बेटा इंटरेस्ट कब दिया था आपने? इन पे जस्ट पिछला इंटरेस्ट बेटा मैंने 30 सितंबर को दिया था। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट इनका और बनता है? 1 महीने का इनका और बनता है। तो 1,20,000 डिबेंचर्स पे फेस वैल्यू 100, 15% का इंटरेस्ट है, और कितने मंथ्स का बनता है? 1 मंथ का इनका और बनता है। तो 1,20,000 डिबेंचर्स 100 के हिसाब से 15% 1 मंथ का 1.5 लाख रुपए का इनका इंटरेस्ट बनता है बेटा। और चलो ठीक है 1.5 लाख तो इनका बन गया, लेकिन बेटा अभी सुनना। अब बताओ कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं हुए थे? 80,000। फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू 100, 15%। बेटा इनको तो पूरे 6 मंथ्स का ही मिलेगा ना, इनको थोड़ी ना कन्वर्जन हुआ है, तो इनको तो पूरे 6 मंथ्स का मिलेगा। तो 80,000 पे 100, 15%, 6 मंथ्स का 6 लाख रुपए का इनका इंटरेस्ट बन गया। तो बेटा अगर टोटल इंटरेस्ट देखें तो बच्चे टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 7,50,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट 7,50,000, ठीक है। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। लो बच्चे तो 1,20,000 डिबेंचर्स पे तो 1 महीने का, बाकी 80,000 पे पूरे 6 महीने का। और बेटा लास्ट एंट्री करेंगे पीएल में ट्रांसफर करने की। 10th प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बेटा 2 चीजें ट्रांसफर होंगी पीएल में, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और बेटा दूसरी चीज जो जाएगी पीएल में दैट इज अंडरराइटिंग कमीशन। बेटा इंटरेस्ट बताना पहले कितना है? 7.5 लाख रुपए का तो ये है, और 10 लाख का ये है आपका, तो 17.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। और अंडरराइटिंग कमीशन 4 लाख रुपए की अंडरराइटिंग कमीशन है। तो 17.5 लाख का इंटरेस्ट और 4 लाख रुपए की कमीशन, तो पीएल डेबिट हो जाएगा 21.5 लाख रुपए से। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस चार्ज टू पीएल। बीइंग एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बेटा क्वेश्चन कंप्लीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्लियर हुआ बच्चे? चलो बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कॉपी कर लो ये। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? डीआरआर में क्यों बेटा डीआरआर क्यों क्रिएट नहीं करा है? क्लियर हुआ सबको? लिस्टेड कंपनी का केस है बेटा, और लिस्टेड कंपनी को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की जरूरत है। चलो बेटा
बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं. टिल देन थैंक यू.